पर्थ के मैदान पर भारत को उस दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसे अभी हाल ही में भारत की जमीन पर भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त दी थी। लेकिन भारत की जमीन पर जो अंतिम T20 मुकाबला हुआ था वहां दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया था, यानी भारत के खिलाफ लगातार 2 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। लेकिन इस जीत के मायने कई हो गए। जो पर्थ के मैदान पर विश्व कप का मुकाबला खेला गया, भारत को अपने तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से शिकस्त मिली, इसके कई मायने निकले हैं, इसके कई मतलब निकल के आ रहे हैं। और न सिर्फ भारत यहां पर हारा है बल्कि पाकिस्तान भी हारा है। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान, पाकिस्तान के खिलाड़ी, यहां तक पाकिस्तान का हर क्रिकेट प्रेमी भारत की जीत की दुआ कर रहा था, भारत इस मुकाबले में जीते। क्योंकि अगर यहां भारत जीता तो पाकिस्तान के लिए राह आसान होती सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। हालांकि राह उतनी भी आसान नहीं होती जिस तरह से माना जा रहा है। यहां भारत को जीत हार मिल गई है, पाकिस्तान के लिए रास्ता बंद हो गया। अभी भी पाकिस्तान के लिए कुछ कुछ कहीं ना कहीं रास्ता खुला हुआ, और भारत के लिए भी पूरी तरह से रास्ता अभी भी नहीं कर सकते खुल गया है। क्योंकि इस शिकस्त के बाद भारत को आने वाले दोनों मुकाबले जीतने ही होंगे अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अब ऊपर पहुंच चुका है। इस मुकाबले के भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले के मतलब क्या, माने क्या, इस मैच में हुआ क्या है और इससे किन टीमों को फायदा हुआ, किन टीमों को नुकसान हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शाहिद आजमी लाइव पर। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं, बात करते हैं आज के मुकाबले की। जिस तरह मैच खेला गया, पहले से माना जा रहा था पर्थ के मैदान पर भारत जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि भारत ने इस मैदान पर पहले से विश्व कप से पहले से तैयारी की थी, प्रैक्टिस की थी, मैदान को समझा था, ग्राउंड को समझा था। पर्थ में यानी ऑस्ट्रेलिया भारत पहले ही पहुंच चुका था, विश्व कप से काफी पहले पहुंच चुका था। दक्षिण अफ्रीका भारत की जमीन पर सीरीज खेल रही थी। उस वक्त भारत की जो मेन टीम थी जिसे विश्व कप खेलना था वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की तैयारियों में कमी रह गई थी, या भारत ने दक्षिण अफ्रीका के उन खिलाड़ियों के बारे में सही से ऑब्जर्व नहीं किया जिसने आज गजब का कहर ढाया। जी हां, मैं बात करूंगा लुंगी एंगीडी की, जिसने भारत के जो मेन बल्लेबाज हैं उनको धराशायी कर दिया। यहां पर दक्षिण अफ्रीका जरूर जीता है लेकिन इसके मायने कई निकले हैं। पहले इस मैच की थोड़ा सा चर्चा कर लें, उसके बाद बताऊंगा क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ संभावना निकल के नजर आ रही है और कौन सी टीम के लिए रास्ता हमवार हो रहा है। इस मैच की बात करें, टॉस जीता भारत ने, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 133 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। एक वक्त ऐसा लग रहा था भारत 100 रन तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव जो इस वक्त भारत के सबसे इनफॉर्म बल्लेबाज, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, पूरी तरह से भारत की बुनियाद इन दोनों बल्लेबाजों पर कहीं ना कहीं जा ठहरी है। यहां विराट कोहली नाकाम होते हैं, रोहित शर्मा नाकाम होते हैं, केएल राहुल लगातार 3 मैचों में विश्व कप के मुकाबलों में नाकाम होते हैं। भारत का मिडिल ऑर्डर भी कुछ खास नहीं कर पाता, लेकिन उस मिडिल ऑर्डर का जो एक अंग है, एक हिस्सा है सूर्य कुमार यादव, अपनी पहचान, अपनी ख्याति, जिस तरह उन्होंने पीछे खेला उसी तरह रन बनाते हैं और भारत को 133 रन पहुंचाते हैं। वरना इस मैच की बात करें, भारत के 8 ऐसे बल्लेबाज थे जो दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। अगर मैं बात करूं जो भारत के 9 विकेट गिरे थे उनमें से 8 बल्लेबाज कौन से थे खिलाड़ी जो दहाई तक नहीं पहुंच पाए। इससे पहले बता दूं, रोहित शर्मा ने 15 रन बनाए थे जो ओपनिंग करने आए थे यहां पर। इसके अलावा केएल राहुल उनके साथ ओपनिंग करने आए थे, सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए थे। पिछले मैच में भी सिर्फ 9 रन ही बनाए थे। इसके अलावा बात करूं, विराट कोहली 12 रन बनाकर आउट होते, इनफॉर्म बल्लेबाज थे और अच्छा खेलना भी शुरू किया था, लेकिन एक ऐसी गेंद पर आउट होते जहां शायद वो गेंद को जिस तरह खेलना चाहिए था वो खेल नहीं पाए थे, आउट हो गए थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने 40 गेंदों पर 68 रन बनाए थे और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तो नहीं कह सकते लेकिन एक ठीक ठाक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया था। भारत की तरफ से केएल राहुल, इसके अलावा बात करें दीपक हुड्डा, इसके अलावा हार्दिक पांड्या, ये 3 खिलाड़ी जो मैंने बताया था ये दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। इसके अलावा यही नहीं, दिनेश कार्तिक भी दहाई तक नहीं पहुंच पाए, आर अश्विन भी दहाई तक नहीं पहुंच पाए, इसके अलावा मोहम्मद शमी और अर्शदीप भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। ये 8 खिलाड़ी जो है दहाई तक नहीं पहुंच पाए, 3 खिलाड़ी दहाई तक पहुंचे, यानी भारत के 11 खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, क्योंकि 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 10वां और 11वां नंबर का बल्लेबाज मैदान पर था। लेकिन भारत का कोई भी 3 खिलाड़ियों के अलावा कोई भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। इससे यह साबित होता भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह से नाकाम रही इस मैदान में। इस मैच पर न सिर्फ भारत की बल्लेबाजी नाकाम रही बल्कि भारत की फील्डिंग भी नाकाम रही, ये भी आगे चल के चर्चा करूंगा। लेकिन यहां मैंने भारत की बल्लेबाजी की जैसी बात करी है, ये भारत की बल्लेबाजी थी। पहला विकेट 23 पर गिरता है, यानी शुरुआत कुछ ना कुछ लगता रहा था भारत बड़े स्कोर की तरफ जाएगा। 23 पर पहला विकेट गिरता है, इसके अलावा बात करें 26 पर दूसरा विकेट गिरता है और तीसरा विकेट भी 41 पर आउट हुआ था, चौथा विकेट 42 पर और 5वां विकेट यानी 50 से पहले 49 पर आउट हो जाता है। यानी 49 रन पर भारत की आधी टीम, भारत के मेन बल्लेबाज जो भारत के कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वो आउट हो चुके थे। उसके बाद फिर एक अच्छी पार्टनरशिप होती, 101 पर छठा विकेट गिरता है, 124 पर जाकर 7वां, 127 पर 8वां और 130 पर 9वां विकेट गिरता। भारत 20 ओवर की बल्लेबाजी करता है, 133 रन बनाता। दक्षिण अफ्रीका की जिस तरह से
बल्लेबाज फॉर्म में चल रहे हैं, कोई लड़ने लायक स्कोर नहीं था। लेकिन एक वक्त लग रहा था भारत मुकाबले में आ गया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ थोड़ा सा गेंदबाजी की बात कर लूं, लुंगी एंगीडी, जिसके खिलाफ शायद भारत ने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि पिछले कई मुकाबलों से एंगीडी खेल नहीं रहे थे, तो उनका फोकस भारत का कहीं ना कहीं उनके अलावा जो और उनके गेंदबाज है उनकी तरफ फोकस था, उनकी तरफ ध्यान था। शायद लुंगी एंगीडी के खिलाफ और रणनीति नहीं बनाई थी जो बनानी चाहिए थी। उन्होंने 4 विकेट हासिल किए, 4 ओवर में 29 रन खर्च करते हुए। वहीं पर परनेल की बात करें, उन्होंने 3 विकेट लिए थे 4 ओवर में 15 रन खर्च करते हुए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत होती, कोई अच्छी शुरुआत नहीं होती। एक वक्त लग रहा था भारत मुकाबले में वापस आ रहा, मुकाबला जीत सकता है। भारत ने 2 विकेट उनके 3 रन पर आउट कर दिए थे, लग रहा था भारत जीत जाएगा। तीसरा विकेट भी दक्षिण अफ्रीका का जल्दी गिर जाता, 24 पर तीसरा विकेट गिर जाता है दक्षिण अफ्रीका का। लग रहा भारत 133 के रन का बचाव कर लेगा, यहां भारत जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद से फिर एक अच्छी साझेदारी होती, एक ऐसी साझेदारी होती जो 76 रन की होती है मात्र 60 गेंदों पर। और इस 76 रन की साझेदारी जो किलर मिलर और एडम मार्कम के बीच में ये जो साझेदारी होती है, उसने दक्षिण अफ्रीका को न सिर्फ मैच में खड़ा किया बल्कि मैच की जीत की तरफ रवाना कर दिया। दक्षिण अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरता है तो चौथा विकेट गिरता, तब तक बहुत देर हो जाती है। 100 पर चौथा विकेट गिरता और 122 रन पर 5वां विकेट गिरता। लेकिन इस मैच में कुछ उलटफेर देखने को मिला। भारत की फील्डिंग बेहद खराब, बेहद दोयम दर्जे की थी। उस फील्डिंग की बात करूं उससे पहले भारत की गेंदबाजी के थोड़ा के बारे में बता दूं। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने शुरुआती झटके दक्षिण अफ्रीका को दिए। उन्होंने 2 विकेट हासिल किए, 4 ओवर में 25 रन खर्च करते हुए। इसके अलावा एक विकेट मिला शमी, हार्दिक पांड्या और आर अश्विन को, जबकि भुवनेश्वर कुमार कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। शमी की यहां तारीफ करूंगा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 13 रन खर्च किए थे 4 ओवर में और 1 विकेट हासिल किया था। यह भारत की गेंदबाजी की एनालिसिस है। अब मैच की चर्चा करते हैं। मैच में हुआ क्या था, कहाँ किस वजह से भारत हारा है, उसकी बात करते हैं। भारत ने कैच छोड़े हैं, 1 नहीं 2 कैच ऐसे छोड़े जो मैच का रुख पलट दिया। 11.5 ओवर में भारत ने एक ऐसा कैच मार्कम का छोड़ा था जो पकड़ा जाना चाहिए था। विराट कोहली के हाथों में गेंद आती, बाउंड्री पर जाते, बिल्कुल हाथों से उन्होंने टपका दिया था। उस वक्त मार्कम कहाँ पे थे, सिर्फ 35 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद रोहित शर्मा के हाथ में गेंद होती, वो बिल्कुल आसानी से चाहते तो स्टंप तक गेंद को पहुंचा सकते थे, बहुत ज़्यादा उनके पास वक्त था, लेकिन वो थ्रो करते हैं। बल्लेबाज काफ़ी पीछे था, यानी फ्रेम से पीछे था बल्लेबाज, उसके बावजूद भी मार्कम को वो रन आउट नहीं कर पाते हैं। यानी 2 ऐसे मौके थे भारत को जहाँ पर अगर वहाँ पर विकेट मिल जाता भारत मुकाबले में वापस आया था, क्योंकि ये दूसरा चांस मिला था वहाँ मार्कम सिर्फ 36 रन बनाकर खेल रहे थे। ये मौके थे, इसके अलावा कई और मौके मिले थे जो शॉर्ट मौके कह सकते हैं, वहां पर भारत ने कामयाबी हासिल नहीं की। बल्लेबाजी खराब की, बेहद दोयम दर्जे की बल्लेबाजी रही, वहां फील्डिंग भी बेहद दोयम दर्जे की थी। इस वजह से भारत मुकाबले में हारा है। वहीं बता दूं, इस उछाल भरी पिच पर जो हमेशा से माना जाता पर्थ की पिच पत्थरीली पिच है, ऐसी पिच है जहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती, तेज गेंदबाज वहां पर कमाल करते हैं। और ऐसा ही कमाल हमने देखा दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों ने किया। भारत के भी तेज गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर भुवनेश्वर कुमार को हम छोड़ दें, भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरह से गेंदबाजी की विकेट नहीं मिला, लेकिन यहां पर स्पिनर्स, एक मजे हुए स्पिनर्स, उम्मीद थी आर अश्विन बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो वहां पर खूब रन लुटाते हैं। उन्होंने 10 के ऊपर के इकोनॉमी रेंज से रन लुटाए और कुछ खास किरदार अदा नहीं कर पाए। एक और भारत के गेंदबाज जो 5वें गेंदबाज के तौर पर आमतौर से यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, हार्दिक पांड्या की बात करता हूं, वो भी कोई खास कामयाब नहीं हो सके। और यहां पर दक्षिण अफ्रीका ने एक मुकाबला जीतकर न सिर्फ एक बढ़े हुए मनोबल के साथ आगे बढ़ी, क्योंकि पिछला मैच देखा गया दक्षिण अफ्रीका ने जीता, उससे पहले जो मुकाबला था वो बारिश की नजर हो गया था। अब उसके 3 मुकाबले में 5 पॉइंट हो गए। वहीं भारत की बात करें, भारत ने अभी जो 3 मुकाबले खेले उसमें 4 पॉइंट्स हो गए। भारत को आने वाले दोनों मुकाबले, बांग्लादेश के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, हर हाल में जीतना ही होगा। अगर इनमें से किसी एक मुकाबले में भारत को शिकस्त मिलती है और आने वाले 2 मुकाबले में पाकिस्तान जीतता है, रन रेट की बात करें, नेट रन की रेट की बात करें, भारत और पाकिस्तान का नेट रन रेट बेहद करीब है, क्लोज दोनों का नेट रन रेट है, यानी कुछ भी हो सकता है, दोनों कोई भी टीम पहुंच सकती है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं, इस खुशफहमी में कि भारत आने वाले दोनों मुकाबलों को आसानी से जीत जाएगा, तो हम ये भूल कर रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे माजी में इसी विश्व कप में देखा, श्रीलंका को हारते हुए, नामीबिया के खिलाफ हारते हुए देखा, हमने इंग्लैंड को हारते हुए देखा, हमने पाकिस्तान को हारते हुए, जिम्बाब्वे के खिलाफ हारते हुए देखा, हमने कई ऐसे बड़े उलटफेर देखा है जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। यानी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता। भारत को दोनों मुकाबले, चाहे जिम्बाब्वे की बात करूं चाहे बांग्लादेश की बात करूं, दोनों के खिलाफ बेहद सीरियसली खेलना होगा और हर हाल में दोनों मुकाबलों को जीतना होगा। वहीं पाकिस्तान के लिए रास्ता तकरीबन
बंद माना जाता है और पाकिस्तान के लिए तभी रास्ता खुलेगा अगर कोई बड़ा उलटफेर होता है, यानी भारत किसी मैच में हारता है या दक्षिण अफ्रीका किसी मुकाबले में हारती है, पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका को हराती है, या फिर मौसम की वजह से कुछ पॉइंट से उथल पुथल होती, तभी पाकिस्तान का रास्ता बन पाएगा, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। लेकिन भारत के लिए कहते हैं कि पूरी तरह से रास्ता खुला है, बिल्कुल प्लेट सामने है, बिरयानी मिली हुई, खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत को दोनों मुकाबले जीतने ही होंगे अगर सेमीफाइनल में आसानी से पहुंचना है तो, क्योंकि ये मुकाबला भारत को जीतना था, यहां हार गई। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को जीतना ही होगा और बांग्लादेश के खिलाफ हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। माजी के कुछ मुकाबले याद हैं, कुछ यादें हमें अभी भी ताज़ा हैं जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ भारत को बेहद टफ मुकाबले का सामना करना पड़ा था। अब थोड़ा पॉइंट्स टेबल पर रोशनी डालते हैं, क्या कुछ चल रहा है, कौन सी टीमें आगे। जब दक्षिण अफ्रीका सबसे ऊपर है, उसके बात करें नेट रन रेट की बात करें तो प्लस 2.772 है, यानी उसने 3 मुकाबले खेले 5 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर है। भारत की बात करें 3 मुकाबले खेले 4 उसके पॉइंट्स हैं, इसकी बात करें भारत के प्लस 0.844 है। वहीं पाकिस्तान की बात करें थोड़ा सा नीचे, उसके प्लस 0.765 है, यानी तकरीबन आसपास दोनों टीमें हैं। दोनों टीमों को आने वाले मुकाबले भारत को जीतना है, तो हर हाल में दोनों मुकाबले जीतना है, जीतना ही है अगर सेमीफाइनल में आसानी से पहुंचना है। दक्षिण अफ्रीका ने एक अच्छी शुरुआत कर दी इस जीत के साथ। अब दक्षिण अफ्रीका अगर पाकिस्तान को शिकस्त देता तो वो आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लिए राह कुछ न कुछ आसान नजर आ रही है बनिस्बत पाकिस्तान के। मुश्किल में कौन है? पाकिस्तान। मुश्किल में कौन है? बांग्लादेश, जिसने 3 मैच खेले, 4 पॉइंट्स उसके जरूर हैं, लेकिन आने वाले 2 बेहद टफ मुकाबले खेलने, यानी पाकिस्तान के खिलाफ उसे खेलना, उसके अलावा बात करें तो भारत के खिलाफ उसे खेलना, तो यहां पर जीत हासिल करनी ही होगी। अगर बांग्लादेश को अगर पहुंचना है, अपना रास्ता बनाना, तो बांग्लादेश को आने वाले दोनों मैचों में हराना होगा, भारत को भी हराना होगा, पाकिस्तान को हराना होगा। वहीं बात करें तो जिम्बाब्वे की बात करें, उसने 3 मैच खेले उलटफेर करते हुए, पाकिस्तान को हराते हुए 3 मुकाबले में 3 पॉइंट हासिल किए। 1 मैच ऐसा रहा जो बारिश की नजर हुआ, इसका नतीजा नहीं निकला और 1 पॉइंट बांग्लादेश जिम्बाब्वे को मिला। अगर देखें इस ग्रुप की बात करें, जो ग्रुप बी है, यहां पर भी अभी ग्रुप पूरी तरह से कहते हैं बंद या क्लोज या किसी 2 टीम की तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी तरफ जा सकता है, कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। इसको किसी तरह से हम खुशफहमी में नहीं ले सकते कि भारत पूरी तरह से पहुंच चुका है, दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुका है, पाकिस्तान पूरी तरह से बाहर हो चुका है, ऐसा कुछ अभी फिलहाल प्रतीत नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, मध्यम रोशनी पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल रोशनी नजर आ रही, बेहद मुश्किल उसके लिए पहुंचना नजर आ रहा। भारत के लिए आसान अभी भी रहा है, क्योंकि भारत को 2 मैचों में से सिर्फ एक ही जीत कहीं न कहीं पहुंचा सकती है। दोनों जीत हासिल करते तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। देखना होगा क्या कुछ होता इस उथल पुथल, इस उलटफेर में क्या कुछ होता। हम लगातार इसके बारे में आपको बताते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल ये बताते हुए कि भारत को ऐसे मुकाबले में शिकस्त मिली जहां पर पाकिस्तान के आंसू बह रहे होंगे। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाह रहा होगा भारत इस मुकाबले को हारे, और लेकिन भारत को यहां पर शिकस्त मिली। पाकिस्तान के लिए राह मुश्किल होगी, भारत को आने वाले दोनों मुकाबले जीतने होंगे। अब क्या कुछ होगा लगातार हम इस पर निगाह रखेंगे और आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए कि हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।